आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया के बारे में। क्या है ये सहारा इंडिया? आज से बीते कुछ सालों में हर लोगों के जुबान पे बस एक ही नाम होता था, सहारा इंडिया, सहारा इंडिया, सहारा इंडिया। विश्व के सबसे टॉप लेवल में से एक कंपनियां होने के बावजूद भी आज ये कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके जो ऑनर थे सुब्रता रॉय, इन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए इस कंपनी को मुकाम तक पहुंचाया था। इसमें जो लोग भी अपना पैसा निवेश किए हैं, क्या उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं? आज का जो हमारा वीडियो होगा, इसमें हम सहारा इंडिया के बारे में A to Z सारा टोटली इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक युवा, जिनसे हम बात करेंगे सहारा इंडिया के बारे में। आइए, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, दस्तक मीडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आज बात करने वाला हूँ सहारा इंडिया के बारे में। जी, तो मेरा सबसे पहला जो प्रश्न है कि सहारा इंडिया का बेसिक और उसके जो ऑनर है सुब्रता रॉय, उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए सहारा इंडिया को इतना तेजी से ग्रोथ कराया था। देखिए, सहारा इंडिया का स्थापना सन 1978 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने सबसे पहले 3 लोगों के साथ स्टार्ट किया 2000 रुपये से। ठीक है, इनका बैकग्राउंड भी उतना बढ़िया नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से आया करते थे और इनका जन्म अररिया के बिहार में हुआ था, 1948 में हुआ था। इनके पिताजी चीनी मिल में काम किया करते थे। इनके डेथ होने के बाद ये घर के बड़ बेटा थे, इन पर सारी बोझ आ गई। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक लेब्रेटा स्कूटी उस समय आती थी, उस समय वो नमकीन बिस्कुट उस पर रख के बेचा करते थे। सभी गोरखपुर में ले जाए जाते थे, छोटे मोटे गाँव, यानी कि सेल्समैन का काम करते थे, घुमा घूमकर सेल्समैन के काम करते थे। धीरे धीरे इनके लोगों से पहचान हो गई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सहारा का 1978 में इसका अथी किया, स्टार्टअप किया था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को बताने लगे कि सहारा इस तरह है, उस तरह है। मैंने बहुत प्रकार के लोगों को समझाया कि सहारा आप हमको 20 रुपये दीजिए, हम आपको 40 रुपये देंगे। मतलब ऐसा बताते थे कि लोग को उसमें जागरूकता होती थी। लोग समझते थे ठीक है सहारा अच्छा है, लोग उसमें पैसा डालना स्टार्ट किए। यानी उन्होंने स्टार्टिंग में लोगों का ट्रस्ट अपने तरफ करना शुरू कर दिया, यानी कि जितना जल्दी लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा, हमारी कंपनी जो है उतनी जल्दी ग्रोथ करेगी। उस समय भूखमरी चल रही थी, लोगों को उस समय उतना डेवलप नहीं थी गाँव में, आजकल जितना डेवलप हुआ। उस समय बैंक भी नहीं थी। लोग समझते थे अच्छा इसको हम दे रहे हैं, पैसा के लालच में उसको दे दिया करते थे। लोग समझते थे कि बहुत जल्दी मेरा 3 साल में डबल हो जाएगा, 5 साल में या 6 साल। और एक चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि उस टाइम में लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी बहुत ही आसान बात था। उसका पूरा भरपूर फायदा इन्होंने उठाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लोगों को पैसा लिया। ठीक है, 3 साल के एग्रीमेंट पर उनसे लिया, हमसे लिए, ऐसे 4-5 व्यक्तियों से लिया करते थे। जो पहले आते थे उनको 3 साल पूरा गया तो उनको पैसा दे दिया करते थे। ऐसे लोगों में विश्वास पूरा जमाया कि नहीं। ठीक है, तो ये तो रहा सहारा इंडिया के बेसिक और सहारा इंडिया के इसके बारे में। तो जो सहारा इंडिया था वो वर्ल्ड के टॉप लेवल पे कैसे पहुंची, इसकी जो ग्रोथ है वो उसकी ग्रोथ की स्ट्रेटेजी इन्होंने क्या अपनाया? इन्होंने सबसे पहले चैन द्वारा लोगों को जितना जुड़ो उतना प्रॉफिट, नेटवर्क मार्केटिंग के जैसे। जी, नेटवर्क मार्केटिंग है, जैसे आजकल नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, उसी टाइप के आप हमको जोड़िए, 2 आदमी को जोड़िए, वो 2 आदमी को जोड़ेंगे, वो 2 आदमी को जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करते करते मतलब लोगों से पैसा लेते थे। यानी कि पूरी तरह चैन सिस्टम करके इन्होंने अपने सिस्टम को आगे पूरा गरीबों को लूटा। देखिए, इसमें मेन जो प्रॉब्लम होती थी, जब भी कोई फ्रॉडिंग होता है उसमें गरीब व्यक्ति ही बर्बाद। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। उसका उस समय लोग उतना मानसिक भी डेवलप नहीं हुए थे। उसमें बहुत ज़्यादा भुखमरी चल रही थी। 1980 के दशक में बहुत ज़्यादा हमारे बिहार, यूपी में या और जगह भी, इंडिया के बहुत सारे ऐसे जगह पे लोग सोच रहे थे कि पैसा कहाँ से आए, भुखमरी अपने परिवार को अच्छे से कैसे चलाएं। मतलब जी, तो मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है कि सहारा इंडिया का जो कंपनी है वो इंडिया के हर जगह पे है, लेकिन यूपी के कुछ ऐसे गाँव भी हैं जहाँ पे सहारा इंडिया का पूरा परिवार ही बसा हुआ है। जी, सबसे पहले वो लोगों को माइंड सेट करने के लिए वो सहारा परिवार स्टार्ट किए। ठीक है, लोग को लगे कि ताकि लोगों को लगे कि सहारा अपना परिवार है। जी, अपना है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को सहारा श्री कहलवाने लगे, अपने फादर तुल्य कहलवाने लगे। लोग समझे कि मैंने इनका इज्जत है, इनका सम्मान है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि सहारा इंडिया के जो ऑनर सुब्रता रॉय, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। उन्होंने ये भी नहीं, वो लोगों को लगता था कि नहीं ये मेरा कंपनी है, लोगों को लगे कि मेरा कंपनी है, लोग इनमें इन्वेस्ट करें और हमको प्रॉफिट हो। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने इसमें जोड़ा और धीरे धीरे मतलब लगभग 22 साल या अथी में 22 साल में ये कंपनी को इतना बड़ा बना लिए कि हर एक क्षेत्र में
अपना जलवा दिखाने लगे, वो एयरलाइंस हो या रियल एस्टेट कंपनी हो या न्यूज़ चैनल हो या बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे मूवी में इन्होंने मैंने सुना है कि क्रिकेट एसोसिएशन में भी जी क्रिकेट इंडियन क्रिकेट का ये 11 साल तक स्पॉन्सर थे, 2001 से 2013 तक। उसके बाद इन्होंने आईपीएल पुणे वॉरियर्स में 2011 में इन्होंने पुणे वॉरियर्स को खरीदा। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बहुत से ऐसे कंपनी को स्टार्ट किया। इनका लंदन में भी बिजनेस था। यानी कि ये पूरी तरह गरीबों का जो पैसा ऐसे है इन्होंने पूरा अयासी किया। जी इन्होंने यहाँ तक कि अपने बेटे के 2 बेटे को शादी किया, उसमें 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 500 करोड़ में उस समय 2004 में बहुत वैल्यू थी पैसा का, 500 करोड़ का। उतना पैसा अपने 2 बेटों के शादी में, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े राजनेता थे, जैसे मुलायम सिंह यादव, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऐश्वर्या राय आई हुई थी, अभिषेक बच्चन आए हुए थे। उन्होंने अभिषेक बच्चन जितने भी बॉलीवुड के स्टार थे उनको रोड पर पैदल चलवाया, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रगान का रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने लगभग ठीक है, तो ये तो रहा कि सहारा इंडिया का जो ग्रोथ है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना ज़्यादा ग्रोथ, तो फिर जाके सहारा इंडिया बर्बाद कैसे हो गई? सहारा इंडिया का क्या, आखिर सुब्रता रॉय ने कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से सहारा इंडिया पूरी तरह बर्बाद हो गया? और जितने भी गरीब लोग हैं उनके पैसे क्यों फंसे हैं? देखिए, इनको ये तो लोगों द्वारा पैसा बहुत सारे, इनके पास 11 लाख, माने रेलवे का फर्स्ट आता है पूरे वो इंडिया में कर्मचारी। उसके बाद इनके सेकंड नंबर पर इनका आता था, 11 लाख इनके पास कर्मचारी थे। यानी कि 11 लाख पूरे इंडिया के अंदर में इनके सिर्फ कर्मचारी थे, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रगान का विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है, मतलब राष्ट्रगान का सबसे ज़्यादा लोग इसमें शामिल होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि इनके बर्बाद होने के पीछे क्या रीज़न है? इनका मेन बर्बाद होने का मकसद है कि इन्होंने धीरे धीरे और इनको लालच आया, ये सोचे कि अपनी 2 कंपनियों को सेबी के पास रजिस्टर करके हम अपना आईपीओ लाते हैं। आईपीओ लाने से क्या होगा? ये सेबी क्या होता है? सेबी जो जितने भी लिस्टेड कंपनी होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंपनियां अपना शेयर मार्केट जो जानते हैं, शेयर मार्केट में एक सेबी जो होती है वो शेयर मार्केट का सबसे मतलब वो ऑफिस है, मेन क्वार्टर जो होता है। मैं समझ गया, यानी कि जो भी कंपनियां होती हैं वो लोग वहाँ पे ये रजिस्टर करवा के, ताकि लोग उनका स्टॉक खरीद सके, उनकी कंपनी। अब वहाँ पे बड़े बड़े जो भी लोग भी हैं अपना वहाँ पे अमाउंट पैसे जो है इन्वेस्ट कर सके, ताकि उन्हें कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करा सके। कोई भी कंपनी लिस्टेड होने के लिए सेबी के पास ही, सेबी अगर उसको लिस्टेड करती है तब शेयर उसका आता है इस शेयर मार्केट में, ठीक है। इस तरह उन्होंने 2 कंपनियों को शेयर मार्केट में अपना दाखिल। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद सेबी ने बोली ठीक है, अपना एक DRHP कुछ टाइप का होता है, उन्होंने उसके द्वारा उसने 2 कंपनियों को दाखिल किया। सेबी ने उसके सारे डॉक्यूमेंट देखे, ठीक है। देखने के बाद उन्होंने बोला कि कुछ फंड, माने कोई भी कंपनी स्टार्टअप होने से पहले सेबी कुछ पैसा मांगती है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ पैसा देने का वादा किया। इन्होंने सबसे पहले 5,000 करोड़ के आसपास में रुपया दिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि मेरे पास 24,000 करोड़ रुपया है। सेबी पूछी कि अच्छा इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से, ठीक है। तो उसने बताया कि OFCDS कोई अति होती है, ठीक है, उसके द्वारा हम लोगों से 2 से 3 करोड़ लोगों से हमने पैसा जमा किया है। इन्होंने ऐसा समीकरण बैठाया था कि प्रत्येक व्यक्ति पे 2 से 2.5 करोड़ व्यक्तियों पर 51,000, किसी पर 2,000, 3,000, 5,000 रुपया पड़े, ताकि उस पर टैक्स भी ना लग सके, ठीक है। लेकिन मेन उसमें लोगों को कम पैसा थी और राजनेता पॉलिटिक्स से जितने भी थे उनका पैसा ज़्यादा था। यानी कि आप ये साफ सीधा कह सकते हैं, जो लोग भी पॉलिटिक्स में थे उनका ब्लैक मनी भी सहारा इंडिया के पास में था। ब्लैक मनी को इन्होंने व्हाइट मनी करने का कोशिश किया, ठीक है। ये पूरा मंत्र सेबी जान गई, ठीक है। उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ये भी सुना है कि जब उन्होंने सेबी के पास में गए हुए थे, तो जब सेबी ने पूछा कि आपके पास में कितने कस्टमर है, तो इन्होंने 127 ट्रक पूरे मुंबई के अंदर में सेबी के ऑफिस कार्यालय के बाहर भेज दिया, जो कि पूरे मुंबई के अंदर में जाम लग चुका था। सहारा ने 127 डॉक्यूमेंट भेजे तो सेबी सोची कि अच्छा इसको हम वेरीफाई करेंगे, और सेबी ने वेरीफाई की, ठीक है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को पढ़ा, देखा कि एक व्यक्ति के नाम से 1,000 डॉक्यूमेंट है। अच्छा, एक व्यक्ति के नाम से 1,000 डॉक्यूमेंट, समझ रहे हैं आप? ठीक है। सेबी ने उस जितने भी आदमी के डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, उनको जाकर वहाँ पे रिसर्च किया तो पाया कि वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, एड्रेस कोई कुछ और है, नाम कुछ और है, ठीक है। सेबी को डाउट हो गया, ठीक है। वो 2 कंपनियों के खिलाफ वो गलतियाँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, ठीक है। दाखिल करने के बाद भेजा इनको सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उन्होंने 2 कंपनियों को बताया कि ठीक है, आपने जितने भी पैसा लिया है उनको, जितने भी व्यक्ति से आप पैसा लिए हैं उनको पर एक व्यक्ति को आप भेज दीजिए, ठीक है। यानी कि अब जिन लोगों का भी आपने सहारा इंडिया लोगों को पैसा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बता दिया कि अब जिन लोगों का भी पैसा लिए हैं, अब आप एक काम करो, उनको वापस कर दो, फिर से आप दोबारा ले लेना, लेकिन अभी आप वापस कर दो। अब भाई यहाँ पे तो अब काला धन का सिस्टम था ना, कि जो लोग भी नेता लोगों ने पैसा दिया तो काला धन था, तो किस बेस पे ये दें, कैसे करें? अब माजरा तो यहाँ पे है ना। जी।
अभी तो अब मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल सहारा इंडिया है, यानी कि सहारा इंडिया के थ्रू अभी हमारा जो इंडिया गवर्नमेंट है, भारत सरकार, अभी जो हमारे गृह मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय से अमित शाह द्वारा CRCS पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहाँ पर जो लोग भी सहारा इंडिया में पैसा निवेश किए हैं वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके CRCS पोर्टल पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहाँ पे एक 45 दिन का टाइम पीरियड है, 45 दिन के अंदर में आपको अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों ने CRCS पोर्टल पे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दे करके फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन फ़िलहाल मेरे नज़र में, यानी कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी को भी पैसा नहीं मिला है। ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो राजनीतिक मुद्दा है और सरकार की बात है, लेकिन मैं आपको आशा दिलाना चाहूँगा कि दृढ़ विश्वास आप बनाए रखें। पैसा आपको सहारा इंडिया द्वारा 45 दिन बहुत सारे लोग हैं। 18 जुलाई को ये आई हुई थी, ठीक है। 18 जुलाई के बाद आप देख लीजिए, आप लोग, हम लगभग 3 मंथ के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अभी तक किसी के पास, जो भी रजिस्ट्रेशन किए हुए थे उनके पास भी पैसा नहीं गई है। और फर्स्ट किस्ती बताई गई है कि 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे जी। तो जो 24,000 करोड़ लोगों को, 24,000 करोड़ जो इन्होंने लूटा था लोगों का, उसमें से 24,000 करोड़ रुपया नहीं, बिल्कुल जी नहीं, सिर्फ 5,000 करोड़ को जो है, जितने भी लोग हैं उनको उनमें बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सिर्फ 5,000 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ही कम अमाउंट है। जिनका ज़्यादा अमाउंट है उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक सूत्रों के हवाले से भी पता चला है कि आपको 10,000 रुपया स्टार्टिंग से आपको दिया जाएगा। जो लोग भी निवेश किए हैं उनको 10,000 रुपये की एक राशि दी जाएगी, फिलहाल दी जाएगी, कहा गया है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला है और ना ही मैं किसी कुछ पुष्टि करता हूँ फिलहाल इस चीज़ को। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो।